हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कुलदीप का ज्ञान। यार आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट यार इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको पता चल सके चैप्टर क्या है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। तो यार मैं बताने वाला हूं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में आज। बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। सपोज आप किसी को क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हो। क्रेडिट पे मतलब आपको पैसा बाद में मिलने वाला है। तो यार क्या गारंटी है कि वो बाद में आपको पैसा पे कर देगा। एक मन में शक रहता है, दिमाग में एक शंका रहती है कि यार पता नहीं यार वो पैसा हमें वापस देगा या नहीं देगा। पर इसी शंका को मिटाने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज काम आता है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट है। एक पेपर समझ लो आप, जिसके ऊपर सारी टर्म एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं कि किसने किसको कितना पैसा पे करना है, किस डेट पे करना है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इससे क्या होता है, आपके पास एक प्रूफ आ जाता है कि हाँ भाई आपने इस पर्सन से इतना मनी रिसीव करनी है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट है, जिससे पता यह चलता है कि किसने किसको कितनी मनी देनी है और किस टाइम पीरियड के बीच में देनी है। तो यार ये तो है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इसकी ट्रांजैक्शंस कैसी होती है, यानी ये बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे लिखा जाता है, कौन लिखता है, ये सब चीजें पे बात आती है। मान लो आपने मुझसे क्रेडिट परचेज किया है, मैंने आपको गुड्स सेल कर दिए और आपने बोला कि सर हम आपको जो मनी पे करेंगे वो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद पे करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज मैं ड्रॉ करूंगा, मैं लिखूंगा, सारी टर्म एंड कंडीशंस लिखूंगा और उसके बाद ये बिल ऑफ एक्सचेंज आपको दूंगा। आप इस बिल ऑफ एक्सचेंज को पढ़ोगे और आपको सारी टर्म एंड कंडीशंस ठीक लगेंगी तो आप उस पर सिग्नेचर करके एक्सेप्ट करोगे कि हाँ सर हमने आपको ये मनी देनी है और हम पे कर देंगे। तो सिग्नेचर करके ये बिल मुझे आप वापस दे दोगे। इस बिल को मैं ड्यू डेट तक अपने पास रखूंगा, मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखूंगा और 3 महीने बाद या 4 महीने बाद जब भी आप मुझे मनी देने वाले हो तो मैं आपसे मनी रिसीव करके ये बिल ऑफ एक्सचेंज आपको वापिस कर दूंगा। तो बच्चों बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे लिए होगा बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल का क्यों है मेरे लिए? क्योंकि ये मेरे लिए असेट्स है और इस बिल की वजह से मुझे मनी रिसीव होने वाली है। और आपके लिए होगा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्योंकि आपको इसकी वजह से मनी पे करनी पड़ रही है, तो ये आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। उसके बाद यार बारी आती है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब मेरे पास ये बिल है, मुझे कब पैसा मिलना है? 3 महीने बाद। अब इस बिल को मैं कहां कहां यूज कर सकता हूं, किस तरीके से यूज कर सकता हूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो यार आपके लिए 4 केसेस हैं कि आप इस बिल की 4 अलग अलग जगह पर ट्रीट कर सकते हो। कैसे इसको कहां भेजना वो देखते हैं हम सबसे पहले। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहले आता है यूजेस ऑफ बिल्स। तो बिल ऑफ एक्सचेंज आप कहां यूज कर सकते हो? सबसे पहला, रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी आप मैच्योरिटी तक इस बिल को अपने पास रखो। मैच्योरिटी का मतलब अगर 3 महीने के लिए आपने मुझे कहा है कि हम 3 महीने बाद पे करेंगे, तो 3 महीने तक ये बिल मैं अपने पास ही रखूंगा। ये बिल समझ लेता हूं मैं, ये बिल मैं अपने पास रखूंगा और 3 महीने बाद जब आप मुझे मनी दोगे तो ये बिल मैं आपको वापस कर दूंगा। तो ये तो हो गया, मैच्योरिटी तक बिल आपके पास ही रहने वाला है। दूसरा इसका क्या यूज हो सकता है? डिस्काउंटेड विद बैंक। सपोज करो ये बिल मेरे पास है और आप देने वाले हो मुझे 3 महीने बाद मनी, तो मैं क्या करूंगा, इस बिल को आज ही अपने बैंक से डिस्काउंट करा सकता हूं। यानी अगर 10,000 का बिल है तो बैंक को मैं बोलूंगा ये बिल आप रख लीजिए और मुझे मनी दे दीजिए। और जब आप पे करोगे तो बैंक को पे करोगे, तो बैंक क्या करेगा, कुछ नॉमिनल चार्ज काट के, जैसे 10,000 का बिल है तो 9500 मुझे दे देगा, 500 चार्ज अपना काट लेगा। और जब ड्यू डेट आएगी तो आप बैंक को ये मनी पे कर दोगे। तो इसमें बैंक को फायदा हो गया 500 का, क्योंकि उसने मुझे मनी भी 3 महीने पहले दिए तो उसका फायदा होना बनता है। और नुकसान हो रहा है मुझे 500 का, क्योंकि मुझे मनी भी पहले मिल रही है। आप तो मुझे 3 महीने बाद देने वाले हो, लेकिन वो मुझे मनी अभी दे रहा है। तो ये तो हो गया डिस्काउंटेड विद बैंक। तीसरा जो है, थर्ड वाले में आप कर सकते हो एंडोर्स। किसी को बिल दे देना। एंडोर्स मतलब किसी को बिल दे दिया। सपोज आपने मुझे बिल दिया, अब ये बिल मेरे पास है और मैंने इस थर्ड पर्सन को कुछ अपनी मनी देनी है, इसको मैंने पैसा पे करना है, तो मैं ये बिल ऑफ एक्सचेंज इसे दे सकता हूं। तो जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज इसके पास चला जाएगा तो बाद में जो मनी मिलने वाली है वो किसको मिलेगी? इस थर्ड पर्सन को मिलेगी। तो ये हो गया एंडोर्स करना। चौथा, आप बिल को कहां भेज सकते हो? कलेक्शन के लिए भेज सकते हो, बैंक के पास। मतलब बिल मैंने रिसीव करा और बैंक को भेज दिया। जब भी ड्यू डेट होगी, मैच्योरिटी डेट होगी, तो बैंक ये मनी आपसे कलेक्ट कर लेगा। तो इसमें मेरी सरदर्दी बच जाएगी कि मेरे को बिल आपसे पैसा नहीं लेना पड़ रहा है, बैंक डायरेक्टली आपसे
कलेक्ट कर लेगा। तो ये 4 यूजेस हैं बिल के, इनको हम 4 केसेस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि भाई पहला है कि बिल आपके पास ही रहेगा, दूसरा आप बैंक से डिस्काउंट करा सकते हो, तीसरा आप किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर सकते हो, और चौथा आप कलेक्शन के लिए भेज सकते हो। उसके बाद आती है इसमें पार्टीज कौन कौन होती है। तो यार सबसे पहली पार्टी है ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन होता है? जैसे इस केस के अंदर मैंने आपको गुड्स बेचे तो मैंने बिल लिखा था वो, तो मैं ड्रॉवर हूं, ठीक है। जो भी बिल लिखता है या जिसको मनी रिसीव करनी होती है वो ड्रॉवर होता है। दूसरी पार्टी होती है इसके अंदर ड्रॉई। ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉई इस केस में आप हो। आप हो मतलब जो भी एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ भाई मैंने आपकी मनी देनी है, वो होती है ड्रॉई। थर्ड पेई। अब पेई क्या होता है? एट द एंड जिसको पैसा मिलने वाला है वो पेई है। जैसे मैंने अभी ये केसेस बताया था ना आपको, अगर बिल मेरे पास है एंड तक तो पैसा मुझे मिलने वाला है, तो इस केस के अंदर पेई मैं हुआ। दूसरे में बैंक से डिस्काउंट कराया था तो बिल बैंक के पास है, तो जो 3 महीने बाद मनी मिलने वाली हो किसको मिलने वाली है? बैंक को। तो इसका मतलब पेई कौन है? बैंक है। थर्ड केस के अंदर मैंने ये किसी क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर दिया था, तो ये पैसा किसको मिलने वाला है? सी को या थर्ड पार्टी को, तो वो पेई है इसके अंदर। तो मतलब जिसके पास बिल है और जिसको पेमेंट मिलने वाली है 3 महीने बाद, बैंक भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूं, कोई राम श्याम मोहन कोई भी हो सकता है, तो वो हो गया पेई। इसके बाद आते हैं हम मैच्योरिटी डेट पे। अब मैच्योरिटी डेट क्या है? मैच्योरिटी डेट से मतलब यह है कि 3 महीने का बिल है तो जो ड्यू डेट है वो 3 महीने बाद आएगी, लेकिन इसके अंदर 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं डेज ऑफ ग्रेस के लिए, जिसको कहा जाता है क्या? डेज ऑफ ग्रेस। अगर आपकी ड्यू डेट है 20th Feb तो 3 दिन एक्स्ट्रा किए जाएंगे, 20 + 3 23, यानी 23 फरवरी आपकी ड्यू डेट रहेगी। इसमें जो चीज ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है हॉलीडेज का। अगर तो नेशनल हॉलीडे पे आपकी ड्यू डेट पर, जैसे मान लो 15 अगस्त पे पड़, नेशनल हॉलीडे कौन से? 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। अगर इन तीनों पे आती है तो एक दिन पहले ड्यू डेट हो जाएगी। अगर 15 अगस्त है ड्यू डेट तो आपको पे करना पड़ेगा 14 अगस्त को। और अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे है तो आपको एक दिन एक्सटेंड आगे मिल जाएगा। जैसे 25 तारीख का कोई हॉलीडे आ गया तो आपको ये 26 को पे करनी है। तो डेज ऑफ ग्रेस कितने होते हैं? 3 दिन। नेशनल हॉलीडे है तो एक दिन कम, बाकी हॉलीडे तो एक दिन ज्यादा। तो यार ये डेज ऑफ ग्रेस था। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हम ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस यार आएंगे भी आने वाली वीडियोस में। और यार ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करो यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आने वाले क्वेश्चंस मैं सारे टीएस ग्रेवाल के सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा 1 बाय 1। मिलते हैं यार मेरी अगली वीडियो में। थैंक यू।